हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग हिंदी यूनिवर्सिटी के बैनर तले अंग्रेजी का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम निरंतर इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग आज प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन का अध्ययन करने के पहले हमें ये जानना है कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन किसे हम कहते हैं, पहले हम इस पे ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन ये वर्ड मीन्स, इसको अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे तो प्लेस्ड बिफोर। इंग्लिश में अगर इसको हम बोलेंगे तो इसकी मीनिंग होगी प्लेस्ड बिफोर। नहीं तो हम यूँ जान सकते हैं कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन माने कंडीशन। मीन्स ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के शब्द पहले आ करके उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति का वर्णन करे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या आप अंग्रेजी में से यूँ जान सकते हैं, इट इज वर्ड प्लेस्ड। मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन को आप यूँ भी समझ सकते हैं, प्लेस्ड बिफोर। ये ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द मीन्स नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। तो प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन एक प्रीपोजिशन है जो बुक और टेबल का रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पर ऑन शब्द जो है बुक और टेबल के रिलेशन को बता रहा है। तो प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध दूसरे शब्दों से बताता है। ही इज सिटिंग इन द रूम, सिटिंग इन द रूम। इस सेंटेंस में इन शब्द जो है उसका और रूम का संबंध बता रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो ये है प्रीपोजिशन। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रीपोजिशन। हमें ये जान लेना है कि प्रीपोजिशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। हम बिना प्रीपोजिशन की मदद से कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं और न उसका सही अर्थ आएगा। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अभी इसका अर्थ आ रहा है कि किताब मेज पर है। हमने प्रीपोजिशन ऑन को हटा दिया। अगर प्रीपोजिशन ऑन हट जाएगा तो अब इसका सेंस क्या आएगा, द बुक इज़ द टेबल। अब अगर प्रीपोजिशन नहीं रहा तो इसका अर्थ हो गया किताब मेज है। नहीं तो आपको कहना क्या है, किताब मेज पर है। तो प्रीपोजिशन के बगैर, किसी प्रॉपर प्रीपोजिशन की उपस्थिति में किसी भी सेंटेंस का उचित अर्थ निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए प्रीपोजिशन पे हमें विशेष ध्यान देना है। प्रीपोजिशन के बगैर किसी भी सेंटेंस को हम सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं, न उसका सही अर्थ निकल सकता है। प्रीपोजिशन के अभाव में कोई भी सेंटेंस सही अर्थ नहीं दे सकता है। हम इसको और आगे समझ सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ही इज सिटिंग इन द रूम। अगर अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन प्रीपोजिशन है, इन को अगर हटा दिया जाए तो इस सेंटेंस का अर्थ उल्टा हो जाएगा। मीन्स इस सेंटेंस का अर्थ उचित नहीं निकलेगा। अभी सेंटेंस का अर्थ है कि ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा है।
और अगर हमने इन हटा दिया, इन हटा करके हम बोलते हैं तो हो गया ही इज सिटिंग द रूम, वह कमरा बैठा है। मीन्स बिना प्रीपोजिशन के कोई अर्थ इसका उचित नहीं निकल सकता है। हम इसी तरह से और कह सकते हैं कि रेखा इज गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए यही मैंने कह दिया कि रमन इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, रमन इज गोइंग टू स्कूल, रमन स्कूल जा रहा है, और मैंने टू प्रीपोजिशन को डिलीट कर दिया, हटा दिया। रमन इज गोइंग स्कूल, रमन स्कूल जा रहा है का सेंस बदल जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के अभाव में किसी भी सेंटेंस का उचित अर्थ नहीं निकलता है। इस तरह हमें प्रीपोजिशन को दिमाग में रखते हुए प्रीपोजिशन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन एक ऐसा एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है, एक ऐसा एग्जॉस्टिव विषय है जिसके बगैर भी हम कोई भी सेंटेंस सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ तक प्रीपोजिशन का सवाल है, सभी परीक्षाओं में प्रीपोजिशन से कई सवाल पूछे जाते हैं, अतः प्रीपोजिशन का उचित ज्ञान हमें जरूरी है। एक बात हमें दिमाग में रखना है कि प्रीपोजिशन ओनली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर प्रीपोजिशन को हमें सही तरीके से जानना है तो प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रीपोजिशन कैसे, किन शब्द के साथ कैसे लगेगा, अगर इसका हमें उचित अर्थ नहीं है, उचित सेंस नहीं मालूम है, तो हम प्रीपोजिशन को सही तरीके से न लिख सकते हैं, न समझ सकते हैं, और हमारे सेंटेंस का सेंस भी गलत हो जाएगा। रही बात परीक्षाओं का, तो परीक्षाओं में प्रीपोजिशन के अभाव में आपका नुकसान हो जाएगा। अतः प्रीपोजिशन को आप अच्छी तरीके से समझने और जानने का प्रयास करिए। प्रीपोजिशन जनरली देखा जाए तो समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं। उसे हम साधारण वे में कह सकते हैं, एक प्रीपोजिशन होता है सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण प्रीपोजिशन। जैसे आप कहते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, अंडर, बिलो। आप देख सकते हैं इसे सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। साधारण प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, फॉर, अंडर, बिलो, विथ, दीज प्रीपोजिशंस आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। अब इनको हमको देखना है कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। फिर आगे आप एक तरह का प्रीपोजिशन ये भी जान सकते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब जो कोई प्रीपोजिशन एक शब्द से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है। जैसे हम कह सकते हैं विथिन। आप देखिए विथिन, विदाउट, विथिन होगा, विदाउट हो गया, टुवर्ड्स, अंडरनीथ, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो विथिन हो गया, विदाउट हो गया, टुवर्ड्स हो गया, अंडरनीथ हो गया, नियर बाई। इन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। इस तरह से तमाम प्रीपोजिशन हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन मीन्स जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, जो कंपाउंड से होकर के बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। आप उदाहरण के तौर पर मैंने 4-6 प्रीपोजिशन से लिख दिए। विथिन हो गया, विदाउट हो गया, टुवर्ड्स हो गया, अंडरनीथ हो गया, नियर बाई हो गया, बिहाइंड इस तरह से शब्द है, अपान भी कह सकते हैं आप, बिहाइंड भी इसमें जोड़ सकते हैं, अपान, ETC, इस तरह से तमाम प्रीपोजिशन। तो आपने एक देखा सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फिर आप आगे देखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। आप केवल नाम जानिए, आपको प्रीपोजिशन के यूज से मतलब है, इसको जानने से कोई विशेष मतलब नहीं हो सकता है आपका। फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन
फ्रेज क्या होता है, पहले हमें फ्रेज पर डिस्कशन करना है। फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है। आप अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। फ्रेज शब्दों का समूह है बिना क्रिया किए। तो शब्दों का समूह है तो ऑटोमेटिकली आप जान सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों के मिलने से फ्रेज प्रीपोजिशन बनता है। जैसे आप देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, in addition to, notwithstanding, notwithstanding, instead of, by means of, etc. इस तरह से आप फ्रेज प्रीपोजिशन भी देख लिए। अकॉर्डिंग टू हो गया, एडिशन टू हो गया, नॉट विथस्टैंडिंग टू, इंस्टेड ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, इस तरह से कई शब्द आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इन्हें हम फ्रेज प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जैसे एक्सेप्टिंग, आप देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एक्सेप्टिंग, कंसर्निंग, एक्सेप्टिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया, कंसीडरिंग, कंसिडरिंग हो गया, ड्यूरिंग, etc. आदि आदि। इस तरह से आप कई प्रीपोजिशन ये देख सकते हैं जिन्हें हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। आप प्रीपोजिशन का सिग्निफिकेंस हमें देखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया एक अहम रोल अदा करता है। कई शब्दों के साथ कई प्रीपोजिशन लगते हैं। अभी आपको देखना है, जैसे हमने कहा एट, इन, ऑन, अपॉन, ओवर, एवर। These are the words. आप इनको देखिए, एट और इन। एट is used with the names of small towns, small cities. In is used with the name of big cities and big countries. हमें देखना है एट का प्रयोग छोटे शहरों, छोटे कस्बों के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग बड़े सिटीज और बड़े देशों के लिए करते हैं। ऑन का प्रयोग रेस्ट सिचुएशन को बताता है। अपॉन का प्रयोग मोशन शो करता है। ओवर को हम देखते हैं तो ओवर ऊपर के सेंस में आता है। एबव को भी हम देखें तो एबव सबसे ऊंचे की स्थिति बताता है, ऊंचाई की स्थिति। जैसे आप देख सकते हैं ऑन की पोजीशन रेस्ट की है, मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी होगी तो ये पोजीशन क्या होगी, ऑन। अगर उससे थोड़ा सा ऊंचे है, ऊंचाई पर है, सतह से थोड़ी ऊंची जगह पे है और रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो इसे हम अपान की स्थिति में जानेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, किताब मेज पर है। हम कह दें द कैट स्प्रैंग
द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। इन दोनों वाक्यों को देखने में लगता है कि एक आन जो है, आन रेस्ट पोजीशन को बता रहा है। जो कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हो, छूती हो सतह से, तो उसे हम आन कहेंगे। और अपान जो होगा वो रेस्ट पोजीशन नहीं बल्कि मोशन शो करेगा। मीन्स सतह को छूता भी नहीं रहेगा और सतह से ऊंचा रहेगा। और मोशन की बात आएगी तो हम अपान का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने उदाहरण दिया है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज पर कूदी। तो मेज पर कूदी और पर उसका भी सेंस है, किताब मेज पर है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक रेस्ट पोजीशन को शो कर रहा है, एक स्थिति स्टेबल स्थिति को बता रहा है और दूसरा मोशन को बता रहा है। इस तरह से अभी आप देखेंगे इन और इनटू को भी हम देख सकते हैं। इन में भी रेस्ट पोजीशन की बात आती है। मीन्स जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, स्थिर हो, तो ऐसी जगह पे हम इन का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा और भी इसके यूजेज हैं। आपको मैंने बताया कि इनका प्रयोग बड़े सिटीज और बड़े कंट्रीज के लिए किया जाता है। ऐट का प्रयोग छोटे कस्बों के लिए, छोटे शहरों के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम ये कह सकते हैं कि ही लिव्स एट करतारपुर। इन पंजाब। ही लिव्स एट करतारपुर इन पंजाब। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ही लिव्स एट करतारपुर इन पंजाब। करतारपुर पंजाब का एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है, और पंजाब एक बड़ा शहर है। तो आपने देखा कि पंजाब के लिए इन का प्रयोग हुआ और कस्बे के लिए ऐट का प्रयोग है। छोटे सिटीज़, स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज़ के लिए आप ऐट का प्रयोग करेंगे और बड़े सिटी और बड़े कंट्रीज के लिए आप इन का प्रयोग करेंगे। अब और देख सकते हैं आप, ही लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया। ही लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया। इस सेंटेंस में मैंने इन प्रोविजन यहाँ लगाया, दिल्ली इज ए बिग सिटी, इंडिया इज ए कंट्री। तो अभी आपको मैंने बताया कि इन का प्रयोग देशों के नाम, कंट्रीज के नामों के साथ किया जाता है। बड़े देशों और बड़े कंट्रीज के नाम के साथ करेंगे। ऐड का प्रयोग छोटे कस्बों, स्मॉल टाउन्स के लिए करेंगे। इसको आप दिमाग में रखिए। अगर अब इसी प्रीपोजिशन को हम उल्टा कर दें कि ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या हम कहते हैं ही लिव्स इन करतारपुर इन पंजाब, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन का सही यूज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब हम कुछ प्रीपोजिशन की चर्चा करते हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें आपको देखना है कि आप कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे। आपके दिमाग में इन वाक्यों के विषय में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन बात को हम देखते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस नंबर 1। इसमें आप प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, प्रीपोजिशन भरेंगे। उचित प्रीपोजिशन, यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे एडवाइज्ड हिम बेट। दे एडवाइज्ड हिम बेट। अब इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं, आप देखिए। टू है, इन है, इनटू है, टिल है। अभी आपको हम इनटू बता रहे थे, इन रेस्ट पोजीशन होगा, इनटू मोशन शो करता है। इन कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर स्थित हो, जैसे आपको ये जानना है कि ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा है, तो ये रेस्ट पोजीशन है। अब यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ, कहीं पर मोशन हो रहा है, जैसे ही जम्प्ड फ्रॉम द ब्रिज। अब हम यहाँ कह दें ही जम्प्ड फ्रॉम द ब्रिज into the river।
अब यहाँ पे हम इन का प्रयोग करें कि इनटू का प्रयोग करें, तो आपको मैंने बताया कि इनटू मोशन शो करता है, वह पुल से नदी में कूदा, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग उचित नहीं होगा। यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। अब इस सेंटेंस में हमें देखना है कि इन और इनटू लग नहीं सकता है। टिल, कुछ चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए और आंसर्स पे जाइए। अगर और आंसर वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं तो जो आंसर बचे आप उसी को टिक कर सकते हैं। टिल इज़ यूज्ड फॉर द टाइम, तो यहाँ पर इन और इनटू और टिल नहीं हो सकता है। अब बचा आपके पास एक आंसर टू, तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस को फिलअप करेंगे तो हमें प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगाना है, टू। दे एडवाइज्ड हिम टू बेट, तो ये हट गया और ये हट गया, ना इनटू लगा, ना इन लगा, ना टिल लगा। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू, तो दे एडवाइज्ड हिम टू बेट। नंबर 2 सेकंड सेंटेंस देखता हूँ। नंबर 2, ही गॉट होम लेट। हमको यह जानना है कि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम ये लिख सकते हैं, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। He entered into the room. ये हम देखते हैं सेंटेंस में लिखा गया है कि इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। आपको मैंने बताया कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर नेवर फॉलोड बाई एनी प्रीपोजिशन। तमाम ऐसे शब्द हैं जिनके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। कहने में, बोलने में अगर बिना प्रीपोजिशन के आप बोलेंगे तो सेंटेंस खराब लगेगा, लेकिन वो सही वही है कि उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए। आपको दिमाग में रखना है हमेशा, इन चीज़ों को रट लीजिए कि अटैक और इंटर इज नॉट फॉलोड बाई एनी प्रीपोजिशन। अटैक और इंटर के बाद कभी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। कहने में हम हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजी में जब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे तो हमें यहाँ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। हमें केवल यही लिखना पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो अटैक के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस अटैक के बाद ऑन जो प्रीपोजिशन लगा है अगर लग जाएगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि इन और इनटू, इंटर के बाद भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। न इंटर के बाद इन लगेगा, न इंटर के बाद इनटू लगेगा। जब भी आप बोलें ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम, जब भी आप बोलेंगे आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा ही इंटर्ड द रूम, ना कि ही इंटर्ड इन द रूम, ना कि ही इंटर्ड इनटू द रूम। सेंटेंस करेक्ट यही होगा, ही इंटर्ड द रूम। अब यहाँ पर ऐसे होम शब्द है, होम निजी घर को कहते हैं, इसके साथ भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ना आप यहाँ पर टू लगा सकते हैं। अगर हम ये लिख दें कि ही गॉट टू होम, इट इज़ रॉन्ग। ही गॉट टू द होम, आल्सो रॉन्ग। यहाँ पे हम कहते हैं ही गॉट द होम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, डी। आंसर डी है। नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि होम के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप भी यहाँ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस में हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जब भी हम बोलेंगे ही गॉट होम लेट, ही गॉट होम लेट। अब हम थर्ड सेंटेंस से पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस हमें देखना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए। ही हैज़ बीन हेयर मंडे, ही हैज़ बीन हेयर मंडे। एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि सिंस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम।
सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का समय अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन व्यक्त करता है। ऑन का प्रयोग रेस्ट की पोजीशन बनता है या निश्चित, जैसे डेट्स हुआ, टाइम हुआ, डेज हुआ, इनके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे या फार मंडे। आपको अभी अभी मैंने बताया कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। उसी को आप अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इट्स रेस्ट पोजीशन, या इसका प्रयोग डेट्स और टाइम्स का और डेज के साथ किया जाता है। यहाँ पर अब जब हम सेंटेंस को करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ ले आएंगे तो करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा यहाँ होना चाहिए कि ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे। अब आपने देखा कि आपका आंसर डी आ गया, ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे। तो इसमें उचित प्रीपोजिशन आपने क्या भरा? सिंस। उचित प्रीपोजिशन यहाँ पर सिंस होना चाहिए। हम अब आप आगे ले चलते हैं, आपको देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। देयर मे बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। देयर मे बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। अब आप यहाँ पे देखिए, देयर मे बी एन इंडेक्स हमेशा लिखते हैं एट द एंड, एट द एंड। अगर हम इस तरह एक सेंटेंस लिखें कि ओपन योर बुक ऑन एट पेज 60, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए? अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ओपन योर बुक ऑन एट पेज 60। यहाँ पे ऑन भी दिया गया है, यहाँ पर एट भी दिया गया है, लेकिन एट का प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है, स्थिति के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑन भी है, एट भी दिए, लेकिन हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम बोलेंगे हमें इस तरह बोलना होगा या लिखना होगा कि ओपन योर बुक एट पेज 60, ना कि ऑन पेज 60। जब भी लिखें आप लिखेंगे ओपन योर बुक एट पेज 60। यहाँ पर भी इसी तरह की आप बात देख सकते हैं। देयर में बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। एक शब्द दिया गया एट, दूसरा ऑन, तीसरा बाई, चौथा फार। ए एट, बी ऑन, सी बाई, डी फार। तो हम इस सेंटेंस को जब करेक्ट करेंगे तो हमें यही लिखना होगा कि देयर में बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक। देयर में बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक। इसी तरह से एट का प्रयोग आप और जगहों पे कर सकते हैं, एट स्टेशन, एट प्ले, एट द रेलवे स्टेशन, एट द थिएटर, एट मेल्स, एट वार, एट लास्ट। और इन का प्रयोग कर सकते हैं इन द हाउस, इन द डार्क, इन द डे। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से एट। कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, आप उनको हमेशा दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ गया एट। देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक। हैव यू एनी गुड बुक्स बॉटनी यू कैन लेंड मी। अब यहाँ पर आपको देखना है अबाउट, एक प्रीपोजिशन दिया गया है अबाउट। अबाउट मीन्स के आसपास, लगभग का भाव देता है। ऑन मैंने बताया डेट्स के साथ रेस्ट पोजीशन। इन भी रेस्ट पोजीशन के लिए आता है। बिटवीन के बीच में आता है, बिटवीन के बीच में। अब यहाँ अबाउट में लगभग का भाव आता है, यहाँ पर लगभग की कोई बात नहीं है। ऑन रेस्ट पोजीशन शो करता है। बिटवीन दो के बीच के लिए लगता है। इन भी रेस्ट पोजीशन शो करता है। तो यहाँ पर आप देखें हैव यू एनी गुड बुक्स ऑन बॉटनी
यू कैन लेंड मी। यहाँ पर जब हम करेक्ट प्रीपोजिशन भरेंगे तो करेक्ट प्रीपोजिशन हमारा क्या आएगा, हैव यू एनी गुड बुक ऑन बॉटनी। अब आप हमें एक सेंटेंस बताएंगे, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। यहाँ पे देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा गया है, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। इसमें हम आपको दो ऑप्शन देते हैं, एक बाई, एक इन दोनों प्रीपोजिशन में से आप कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरेंगे। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, कभी भी ऐसी जगह पर बाय योर वॉच लिखा जाता है। हिंदी में तो ये कहा जाएगा आपकी घड़ी में क्या बजे हैं, लेकिन घड़ी में बजते नहीं, घड़ी के द्वारा बजाए जाते हैं। तो जब भी लिखें आप प्रीपोजिशन इसमें बाय का प्रयोग होगा। तो प्रीपोजिशन अगर सही हमारे दिमाग में नहीं है, अगर प्रीपोजिशन की सही प्रैक्टिस नहीं है तो हम प्रीपोजिशन को सही नहीं कर पाएंगे। अतः हम प्रीपोजिशन को विशेष ध्यान देते हुए इसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ सेंटेंस हम आपको ले चलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें देखना है कि एक्टिव से पैसिव, हम एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आप नंबर 1 जानिए, सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जनरली ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप हमेशा दिमाग में। बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि इनका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। सेंटेंस नंबर आप 1 देखें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस जो दिए गए हैं, जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में कौन सा सही पैसिव वॉइस हो सकता है आपके अनुसार, इसको देखें। द मैंसन इज बिल्डिंग ए वॉल, मैंसन राजगीर इज बिल्डिंग ए वॉल मीन्स राजगीर दीवार बना रहा है। आपको हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी कंटिन्यूअस, अगर हमें यहाँ पर टेंस नहीं मालूम होगा तो हम पैसिव वॉइस कर नहीं सकते सही। आपको पैसिव वॉइस जानने के लिए या पैसिव वॉइस को सही सही हल करने के लिए टेंस का ज्ञान अति आवश्यक है। सेंटेंस जो दिया गया है पहले आप उसको पहचानेंगे, सेंटेंस कौन सा टेंस का है। जैसा पहला सेंटेंस देखा, द मैंसन इज बिल्डिंग ए वॉल, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप शॉर्टकट कुछ तरीके अपनाएं एग्जाम में। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनमें मीन्स प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसी तरह अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम इसको यूँ समझ लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल नियम है इसका। अगर अब इसी तरह फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी लगा देंगे, वहाँ बीइंग नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने की पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। तो सेंटेंस हमें ये देखना है कि जो हमें पैसिव वॉइस बनाना है कौन सा दिया गया है, द मैंसन इज बिल्डिंग ए वॉल। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं उस कंस्ट्रक्शन के अनुसार वो ऑप्शन ढूंढें। आप दिमाग में ये बात हमेशा मेंटेन रखें कि जब तक आपको सही रूल रेगुलेशन नहीं पता होगा तब तक आप सही सेंटेंस का मीन्स पैसिव का सही आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं। इस तरह आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मीन्स कैसे पैसिव वॉइस किसका बनेगा ये दिमाग में आपको रहना चाहिए, रूल हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। आपको मैंने बताया कि द मैंसन इज बिल्डिंग ए वॉल। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यहाँ पर ये वॉल जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो देखो इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन होता है, द वॉल इज बीन बिल्ट बाय द मैंसन। ये सेंटेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जय मार के साथ बीइंग आना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस दिया गया द वॉल इज बीइंग बिल्ड। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो सही दिया गया है लेकिन बिल्ड का थर्ड फॉर्म मीन्स जो है पास्ट पार्टिसिपल नहीं दिया गया है। आपको जानना है बिल्ड बिल्ट बिल्ट होता है, तो ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग हो गया। द वॉल वाज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाएगा, ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग होगा। आपके पास ऑप्शन बचा डी, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय, द वॉल इज बीइंग बिल्ड। यहाँ पर आप देखें ये बिल्ट होगा BUILT, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। यह सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पर यहाँ पे आपको देखना है कि ये वर्ब का फॉर्म थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट BUILT ये होगा बाय द मैंसन। सेंटेंस आपका नंबर डी, ये नंबर डी आपका ग्रामर के अनुसार सही है। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैंसन, यहाँ पर न्यू होना चाहिए, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैंसन। यहाँ पर नंबर डी आपका सही है इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। इसके आगे का सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट मेक्स दीज होल्स, व्हाट मेक्स दीज होल्स। अब एक सेंटेंस दिया गया है कि हाउ आर दीज होल्स मेड, मेक मेड मेड होता है, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, हु मेक्स दीज होल्स, डू दीज होल्स आर मेड बाय। अब आप पहले देखें यहाँ पर हाउ कहीं है नहीं इसलिए इसको इस तरह कट कर दीजिए, हु मेक्स दीज होल्स विथ ये भी कट हो जाएगा, डू दीज होल्स मेक। अब आपका सेंटेंस जो ऑप्शन बचता है बी, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस यूँ आना चाहिए कि व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। अब ये आप देख लीजिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई सेंटेंस होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी का एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिख रहा है होल्स प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार हमारा आर लग जाएगा, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। तो इसकी पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी। तो नंबर दो सेंटेंस की पैसिव वॉइस सही हो गई, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। नेक्स्ट देखें, इट इज टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह की पैसिव वॉइस जनरली पूछी जाती है कि इट इज टाइम टू शट द शॉप। द पैसिव कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा। आप देखें पहला लिखा गया आंसर, द शॉप शुड बी शट अप, it is time for shutting the shop, it is time that the shop be shut, it is time for the shop to be shut up। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमें देखिए ये कंस्ट्रक्शन टोटल रॉन्ग है, दूसरा भी यहाँ पर गलत है,
इट इज़ टाइम दैट द शॉप टू बी शटअप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शटअप, ये सेंटेंस आपका सही है। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन इसका सही है। ये सेंटेंस हमें दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये पूछा जा सकता है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। वैसे तो जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, लेकिन ये कई परीक्षाओं में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दे प्योर्ड वाटर ऑन अस। दे प्योर्ड वाटर ऑन अस। अब यहाँ पर हमें पहले सेंटेंस का टेंस देखना है। दे प्योर्ड वाटर, प्योर प्योर प्योर्ड प्योर प्योर्ड प्योर्ड होता है। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए अभी आपको दिमाग में रखना होगा, जब तक आप सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे टेंस, तब तक आप पैसिव वॉइस सही नहीं बनाएंगे। सेंटेंस दिया गया है, दे प्योर्ड वाटर ऑन अस। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। जब भी जो भी कंस्ट्रक्शन बनेगा, सब्जेक्ट साथ वाज और वर्ब में से कोई एक आना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम देखते हैं। वर्ब तो दिया गया है, अगर ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो बी हो जाएगा, बी भी आ गया। अब लिखा दे प्योर्ड वाटर ऑन अस। अब दे प्योर्ड वाटर, यहाँ पर दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, वाटर भी है अस भी है। तो वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस, बी वर्ब प्योर्ड वाटर। अब यहाँ पर आगे का वो छूट गया। बी हैड बीन प्योर्ड, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर ए भी नहीं हो पा रहा है। वाटर हैड बीन मीन्स इस सेंटेंस के साथ वाज वर्ब के अलावा कुछ नहीं लगता है, तो ये भी कट गया। दो सेंटेंस बच रहे थे, यहाँ वर्ब था, लेकिन वहाँ पर और भी चीज़ें छूट रही हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि वाटर वाज प्योर्ड ऑन अस। तो यहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन डी जो है इस पैसिव वॉइस का एकदम करेक्ट है। आपका आंसर इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर नंबर 4 डी है। उसके बाद आप देखते हैं, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ओपन द डोर। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो तरीके से बनती है। जैसा सेंटेंस होगा, अगर रिक्वेस्ट वाला होगा तो एक बार रिक्वेस्टेड टू और ऑर्डर टू, नहीं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जनरली इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। यहाँ पर आप देखें, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड एक सेंटेंस है। आपने पढ़ा कि सेंटेंस लेट से शुरू होगा। जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं द डोर है, तो हम अगर सेंटेंस को लिखें तो लेट द डोर हो गया। फिर हमने लिखा है कि बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेट के पास ऑब्जेक्ट फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ओपन है, ओपन क्रिया है तो ओपनड हो गया। लेट द डोर बी ओपनड, आपने इसका पैसिव बनाया तो ये आ जाएगा। इस तरह का सेंटेंस देखने में पहला सेंटेंस है नंबर 1 मीन्स ए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दो बचे हुए आंसर्स ये रॉन्ग हैं। ये आपका इम्परेटिव पैसिव का तरीका है। तो आज हम लोग इसी पर सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे और प्रश्नों के साथ मिलेंगे और इसी तरह का अध्ययन हम लोग करते रहेंगे। थैंक्स।